हेलो एवरीवन। तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो हार्ट टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से लेकर एंड तक जो भी हमने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ा उन सबको। तो हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि आरबीसी के द्वारा परिवहन होता है O2 का, और इसीलिए ब्लड का सर्कुलेशन जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में हमें पढ़ना है हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट के हमको पढ़ना था स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिजीज। ब्लड हमने आगे पढ़ा, और रक्तवाहिनियां क्यों जरूरी होती हैं? ब्लड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए रक्तवाहिनियां जरूरी होती है। और जिनमें रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होता है उनमें पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम, और जिनमें ये रक्तवाहिनियों में नहीं होकर साइनसेस में या बॉडी कैविटी में होता है और ऑर्गन उसी में डूबे हुए रहते हैं, उसे कहते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। इसके बाद हमने हार्ट में देखा था हार्ट कहाँ पर स्थित होता है। हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड स्थित होता है। और हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 पार्ट होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय। दोनों आलिंदों के बीच में अंतर आलिंद पट और दोनों निलयों के बीच में अंतर निलय पट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उनमें पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और मनुष्य का हार्ट होता है, 4 कक्ष उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए उसको चतुर्कक्षीय या टेट्रा लोब उसे कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से हार्ट में होता है। हमने देखा कि लंग्स से आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनित रक्त आता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से माइट्रियल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमी लूनर वाल्व के थ्रू और एओर्टा के थ्रू जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। और बॉडी ऑर्गन्स से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल में। और इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से फिर ऑक्सीजन लेकर अगेन पल्मोनरी वेन के द्वारा जाता है हार्ट में। उसके बाद हमने देखा था कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या पुअर ऑक्सीजन जिसमें होता है उसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो प्रवाहित होता है आर्टरी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो प्रवाहित होता है वेन्स में। इसके बाद हमने देखा था लंग्स से जाता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी ऑर्गन्स, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड अगेन लंग्स। ये पूरा जो सर्कुलेशन है इसमें 2 बार हार्ट से रक्त जा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। और एक बार जिसमें ये परिसंचरण होता है, एक बार ही हार्ट में रक्त जाता है, वो होता है मछली में, और उसे कहा जाता है एकल परिसंचरण। और ये जो पूरी साइकिल है इसको कहा जाता है एक साइकिल। इसके अलावा हमने देखा था कि जो चतुर्कक्षीय हार्ट है वो मानव में पाया जाता है, मानव के अलावा मगरमच्छ में भी चतुर्कक्षीय हार्ट पाया जाता है, जो कि एक सरीसृप है। इसके अलावा जो बाइलोब हार्ट है जिसमें द्विकक्षीय हार्ट पाया जाता है वो होता है फिश, और जिसमें त्रिकक्षीय हार्ट पाया जाता है वो है एम्फीबिया और रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मीन्स सरीसृप। हमने देखा था कि ब्लड का लंग्स से निकलकर दोबारा लंग्स में जाना उसे कहा जाता है एक साइकिल, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड का। और 1 मिनट या 60 सेकंड में ऐसी कितनी साइकिल होती है? ऐसी होती है 72 साइकिल पर मिनट। इसे कहा जाता है हार्ट रेट। और जो नॉर्मल साइकिल है वो होती है 60 से 80 साइकिल पर मिनट। और इसके अलावा हमने 2 टर्म पढ़ी थी, एक थी ट्रेकिकार्डिया और एक थी ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया क्या होती है? ट्रेकिकार्डिया टी मीन्स तेज। 80 साइकिल पर मिनट से अगर हार्ट रेट तेज चल रही है तो उसे कहेंगे ट्रेकिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया कहेंगे जिसमें 60
60 साइकिल पर मिनट से अगर उसमें कम चल रही है तो उसे कहा जाता है ब्रेडीकार्डिया। हमने देखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है लंग्स और हार्ट के बीच में, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो होता है हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में। इसके बाद हमने देखा हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल में हमने देखा कि सबसे पहले ये जो आलिंद और निलय ये वर्क किस तरह करते हैं। दोनों जो आलिंद है एक साथ फैलते हैं और एक साथ सिकुड़ते हैं, दोनों निलय एक साथ फैलते हैं एक साथ सिकुड़ते हैं, और ये आलिंद और निलय दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। अगर आलिंद फैलेगा तो निलय सिकुड़ेगा, और निलय फैलेगा तो आलिंद सिकुड़ेगा। इसमें हमने देखा था आलिंद अनुशीथिलन, आलिंद संकुचन, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमने देखा था निलय संकुचन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब निलय संकुचन होता है तो हो जाते हैं ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद। ये जब बंद होते हैं तो आती है फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है लब, और उसमें होता है 0.3 सेकेंड का टाइम, और इसी के साथ सेमिलूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड चला जाता है एओर्टा में। इसके बाद एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लास्ट में क्या होता है, इसमें लास्ट में सेमिलूनर वाल्व भी बंद हो जाते हैं और आती है सेकेंड हार्ट साउंड जिसे कहा जाता है डब, और इसमें होता है 0.2 सेकेंड का टाइम। इसके बाद हमने देखा था एस ए नोड और एवी नोड। एस ए नोड क्या होता है, एस ए नोड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो राइट एट्रियम में पाई जाती है, और इसी वजह से जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है और इसमें स्व उत्तेजना की क्षमता पाई जाती है। एवी नोड से जो तरंगे हैं वो हीन्स के पुल के द्वारा, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा निलय में फैल जाती है। इसके आगे हमने देखा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, हार्ट जब कार्यशील अवस्था में होता है, जब कार्यशील अवस्था में होता है तो उसमें जो विद्युत विभव उत्पन्न होता है और उसको हम ग्राफ में डिनोट करते हैं तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसमें जिस उपकरण का यूज लिया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसमें बॉडी पर लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड, और इसे कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस होता है समय और वाई एक्सिस होता है विभव। इसमें जो पी पॉइंट है वो होता है एट्रियल सिस्टोल का, क्यू आर एस जो पॉइंट होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, और जो टी पॉइंट होता है वो होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। इसके बाद हमने देखा था रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट किसके द्वारा होता है, ब्रेन में पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हार्ट के पास भेजता है मोटर नर्व्स और सेंसरी मोटर नर्व्स और इनहिबिटरी नर्व्स। जब मोटर नर्व्स के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जब इनहिबिटरी नर्व्स के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं तो हार्ट रेट कम हो जाती है। और इसके लिए जो सिस्टम काम करता है वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। इसके आगे हमने पढ़ा था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है उसके द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर जो दाब लगाया जाता है उसे कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता है दो प्रकार का, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, जब वेंट्रिकल होता है डायस्टोल। तब एओर्टा में जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान होता है 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान होता है 80 mm ऑफ Hg। और जो ब्लड प्रेशर है उसको दर्शाया जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। और इसमें जो मशीन यूज में ली जाती है, जो उपकरण यूज में लिया जाता है उसे कहा जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर, रक्त दाब मापी। और इसमें जो आर्टरी यूज आती है उसे कहा जाता है ब्रेंकियल आर्टरी। इसके बाद हमने देखा था इससे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी होती है। इसमें एक होती है हाइपरटेंशन और एक होती है हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स रक्तदाब बढ़ा हुआ है और हाइपोटेंशन मीन्स रक्तदाब कम है।
और हाइपरटेंशन के रीजन हमने क्या देखे थे, यदि हम तनाव ज्यादा लेते हैं, यदि हम नमक का सेवन ज्यादा करते हैं, और ये आनुवांशिक भी हो सकता है। इसके बाद हमने देखी थी हृदय धमनी रोग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो धमनियां होती है, जो आर्टरी होती है, उनकी दीवार पर कैल्शियम का या वसा का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो हो जाती है संकरी, और जो ब्लड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और इसलिए हमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ इस डिजीज में दिखता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था हृदय शूल या एंजाइना। हार्ट को जो O2 की सप्लाई करती है, उस जो ब्लड वेसल है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। अब ये कोरोनरी आर्टरी जब O2 का सप्लाई कम करने लग जाती है तो हार्ट अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, और इस वजह से हार्ट में होता है पेन, और इस हृदय शूल या एंजाइना का एक और नाम है चेस्ट पेन। और जब ये कोरोनरी आर्टरी जो O2 का सप्लाई कर रही है वो पूरी तरह ही बंद हो जाती है, O2 की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है हार्ट फेल्योर, हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसके बाद हमने देखा था ब्लड क्या होता है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा परिवहित होता है, ह्यूमन बॉडी के भार का 7% होता है, और इसकी pH होती है 7.4, और जो पुरुष होते हैं उनमें होता है ये 5 to 6 लीटर, और महिलाओं में उनकी तुलना में थोड़ा कम पाया जाता है, आधा लीटर। इसके बाद हमने रक्त की जो स्ट्रक्चर है वो देखी थी, उसमें एक पार्ट पाया जाता है प्लाज्मा और दूसरा पाया जाता है ब्लड वेसल्स। प्लाज्मा होता है 55%, और जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड सेल्स होती है वो होती है 45%, और जो ब्लड सेल होती है उनमें होती है RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद हमने देखा प्लाज्मा जो कि होता है 55%, ये एक आधारीय तरल होता है, लाइट येलो कलर का होता है। इसके कंपोजिशन में हमने देखे थे 3 पार्ट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और वाटर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होता है, इसमें होता है 6 to 8% ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, और इसमें पाई जाती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो इसमें मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है, और ये रक्त की सांद्रता बनाए रखने का काम करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यूनिटी के लिए काम आती है, और फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में काम आती है। इसके बाद हमने देखे थे इनऑर्गेनिक घटक। इनऑर्गेनिक घटक में हमने देखे थे इसमें पाए जाते हैं आयंस, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और सोडियम आयन। इसके अलावा हमने देखा जल इसमें पाया जाता है 90 to 92%, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें पाया जाता है जल। इसके बाद हमने देखी थी RBC, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी इनको कहा जाता है। इनको कॉर्पस्कल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सेल होती है उसमें पाई जाती है विभाजन की क्षमता, लेकिन कॉर्पस्कल्स में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ब्लड सेल्स हम पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स का था 45%, ये पूरे ब्लड में पाई जाती है। और इसके बाद हमने देखी थी RBC। RBC की संरचना को आपने देखा, इसमें न्यूक्लियस होता है एब्सेंट। ये एकमात्र कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी की जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मिलकर बना हुआ होता है हीम प्लस ग्लोबिन से। जो हीम होता है वो Fe+2 से बनता है, और जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसकी संरचना में पाई जाती है चेन्स, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। और जो ये हीमोग्लोबिन में ये Fe+2 है, इसे हम लेते हैं फूड से। जब फूड में Fe+2 की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, और इस स्थिति को कहा जाता है एनीमिया या रक्ताल्पता। इसके बाद हमने देखा था कि जो 100 मिलीलीटर ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम। इसके बाद हमने देखा RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में। रेड बोन मेरो में RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों का ही फॉर्मेशन होता है, और येलो बोन मेरो में इनका स्टोरेज होता है। ये होता है एडल्ट्स में, और भ्रूण अवस्था में ये जो फॉर्मेशन है वो होता है यकृत या प्लीहा में।
आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 दिन और इसका अपघटन होता है स्प्लीन या प्लीहा में। फिर इसका स्प्लीन या प्लीहा में इसका अपघटन होता है, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। और जब आरबीसी का अपघटन होता है तो इससे बनता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और ये बिलीरुबिन पिगमेंट होता है येलो कलर का, और इसीलिए जो यूरिन होता है उसका कलर होता है लाइट येलो। इसके बाद हमने देखा इसके नंबर कितने होते हैं, ये होता है 50 से 55 लाख पर mm³ इन ब्लड में। जो ह्यूमन जो ब्लड है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है आरबीसी। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है O2 और CO2 का परिवहन। O2 का परिवहन करता है तो इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है रिवर्सिबल। और जब ये CO2 का परिवहन करता है तो इसे कहा जाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। और जब ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है तो ये ऑर्गन्स से लंग्स के वहां पर CO2 का परिवहन करता है। इसके बाद हमने देखा था जब कोयले का दहन किया जाता है तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड करती है हीमोग्लोबिन से क्रिया, और इसकी जो क्रिया की क्षमता है वो होती है 200 से 300 गुना ज्यादा, और ये प्रोसेस होती है इरिवर्सिबल, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए अवेलेबल नहीं होता और दम घुटने से व्यक्ति की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद हमने देखा था आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार होता है उभयावतल। इसके बाद हमने एक और डिजीज देखी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, आरबीसी में जो फेरस अवस्था पाई जाती है वो नाइट्रेट की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाती है फेरिक अवस्था में, और इस वजह से जो ये आरबीसी है वो O2 का परिवहन नहीं कर पाती, और इस जो स्थिति है इसको कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें जो बेबी की बॉडी है वो ब्लू कलर की होने लगती है। इसके बाद हमने देखी थी WBC, जिसकी संख्या होती है 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में। इसकी संरचना होती है गोल, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसका जो लाइफ स्पान है वो आरबीसी की तुलना में होता है कम। इसके बाद हमने देखा WBC इम्यूनिटी के लिए वर्क करती है, मेनली रोगों से रक्षा करने का ये काम करती है। जो WBC होती है वो दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में होती है इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट में होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो इओसिनोफिल है वो करती है संक्रमण से रक्षा का काम, जो बेसोफिल होती है वो मिनिमम मात्रा में पाई जाती है और इससे स्रावित होते हैं हिस्टामिन और हिपेरिन, और जो ये हिपेरिन होता है वो ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। जो न्यूट्रोफिल है वो WBC में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, 60 to 65% पाई जाती है न्यूट्रोफिल, और ये करती है फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस, और फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करके ये रोगाणुओं का करती है भक्षण, और इसीलिए इसको कहा जाता है भक्षकाणु या फेगोसाइट। इसके बाद हमने देखा था लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो मोनोसाइट होती है वो होती है लार्जेस्ट इन WBC, और ये मोनोसाइट होती है वो भी होती है फेगोसाइट, ये भी करती है रोगाणुओं का भक्षण। और लिम्फोसाइट में दो तरह की लिम्फोसाइट हमने देखी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, जब ये लिम्फोसाइट है इसका परिपक्वन अगर बोन मेरो में होता है तो उसे कहा जाता है बी लिम्फोसाइट, और अगर इसका परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में होता है तो इसे कहा जाता है टी लिम्फोसाइट। इसके बाद हमने देखा था जो आरबीसी है उसका आकार हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया। जो WBC है उसकी संख्या इसमें बढ़ जाती है, वो हो जाती है 1 से 2 लाख, और जो एक्स्ट्रा WBC बनती है वो नॉर्मल नहीं होती है, उनका DNA होता है एबनॉर्मल और उनका DNA होता है डैमेज। इसी वजह से जो अदर ब्लड सेल्स है RBC और प्लेटलेट्स, उनकी ग्रोथ को भी ये इफेक्ट करती है, और इस जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया।
इसके बाद हमने देखा था कि जो इन्फेक्शन होता है उसमें WBC की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि ये करती है रोगों से रक्षा, लेकिन जो एड्स और टाइफाइड दो डिजीज होती है उनमें WBC की संख्या बढ़ने की जगह हो जाती है कम। इसके बाद हमने देखी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट और इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लोटिंग का, और ये जो प्रोसेस है ब्लड क्लोटिंग की इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसिस, और इनका नंबर होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ ब्लड में, और इनका फॉर्मेशन होता है मेगाकैरियोसाइट कोशिका से, मेगाकैरियोसाइट कोशिका के अपघटन से, और इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि ये किसी चीज के अपघटन से बनती है। इसके बाद हमने देखा ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, सबसे पहले कोई घाव लगता है तो वहां पर आती है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स के साथ दूसरी ब्लड सेल्स भी वहां पर आती है। प्लेटलेट्स यहाँ पर आई, प्लेटलेट्स यहाँ पर टूट जाती है और प्लेटलेट्स फट जाती है और उससे निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में। ये क्रिया होती है कैल्शियम+2 आयन की प्रेजेंस में, और जो थ्रोम्बिन है वो अघुलनशील फाइब्रिनोजन को घुलनशील फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देती है, और ये घुलनशील फाइब्रिनोजन फाइब्रस एक जालनुमा संरचना बनाता है घाव के ऊपर, और हमारा ब्लड क्लोट हो जाता है। इसमें जो घटक है, जो क्या क्या पदार्थ इसमें यूज आते हैं, Ca+2, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स 1 to 13। इसके बाद हमने देखी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड को परिवहन करने का कार्य करती है। ब्लड वेसल्स हमने देखी थी आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन। जो कैपिलरी होती है उसी के द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान ऑर्गन्स के बीच में किया जाता है। इसके बाद हमने देखी थी आर्टरी। आर्टरी की जो वॉल होती है वो होती है थिक, और इसका फंक्शन क्या होता है, O2 को, जो O2 से युक्त रक्त है उसको बॉडी ऑर्गन्स में लेकर जाना, लेकिन इसका एक होता है अपवाद, और वो अपवाद हमने क्या देखा था, पल्मोनरी आर्टरी। और लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एओर्टा। इसके बाद हमने देखी थी वेन। वेन में जो लार्जेस्ट वेन होती है वो होती है वेना केवा। इसका फंक्शन होता है जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है उसको लंग्स तक लेकर जाना ताकि वो ऑक्सीजन रिच हो सके, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और इनकी जो वॉल होती है उसकी लेयर होती है थिन, और इसमें इसमें पाए जाते हैं वॉल्व। इसके बाद हमने देखी थी केशिका। केशिका में पाई जाती है वन लेयर, और इसके द्वारा परिवहन होता है O2 का, CO2 का, हॉर्मोन्स का और ग्लूकोज का। इसके बाद हमने देखा था आर्टरी और वेन में डिफरेंस। आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये परिवहित करने का काम करती है, और वेन ऑक्सीजन पुअर ब्लड को। और इनका जो अपवाद था आर्टरी का पल्मोनरी आर्टरी, और वेन में पल्मोनरी वेन। आर्टरी की जो वॉल होती है वो होती है थिक, और वेन की वॉल होती है थिन। आर्टरी में वॉल्व एब्सेंट होते हैं और वेन में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। आर्टरी जो होती है वो हमेशा हार्ट से दूर की ओर जाती है, और जो वेन होती है वो हार्ट की ओर आती है। ये हमने देखे आर्टरी और वेन में डिफरेंस। और यहाँ पर हमारा हो जाता है ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब आगे हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से व्यक्ति का ब्लड या कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड दूसरे ब्लड ग्रुप को प्रदान किया जाएगा जब उसको जरूरत होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को कहा जाता है रक्त समूह।
ब्लड ग्रुप क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोबारा जो आरबीसी हमने बनाई थी वो, ये हमने बनाई थी आरबीसी, और इसमें हमने कुछ इस तरह के पदार्थ बनाए थे जिसको हमने कहा था हीमोग्लोबिन। और आरबीसी के अलावा हमने क्या बनाया था, इसके चारों तरफ होता है प्लाज्मा, ये है प्लाज्मा और ये है आरबीसी। तो क्या होता है, ये जो आरबीसी है, आरबीसी की झिल्ली पर, ये आरबीसी है जो आरबीसी की झिल्ली पर कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, आरबीसी की झिल्ली पर मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि बनी हुई होती है प्रोटीन की। प्रोटीन वही संतुलित भोजन में जब हम पढ़ेंगे तब आपको प्रोटीन समझ में आएगा अच्छी तरह। तो आरबीसी की झिल्ली पर, जो आरबीसी की ये झिल्ली आपको दिख रही है, इसकी झिल्ली पर एक पाई जाती है संरचना जो कि बनी हुई होती है प्रोटीन की, और इस संरचना को कहा जाता है एंटीजन। ये जो संरचना है इसको कहा जाता है एंटीजन, और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, एग्लूटिनोजन। तो आरबीसी की झिल्ली पर जो संरचना पाई जाती है उसको हमने नाम दिया एंटीजन या एग्लूटिनोजन। अब ये जो एंटीजन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एंटीजन को हम एजी से डिनोट करेंगे आगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यहाँ पर ये जो संरचना पाई जाती है ये दो प्रकार की होती है, या तो यहाँ पर एंटीजन ए पाया जा सकता है या यहाँ पर एंटीजन बी पाया जा सकता है। और इन एंटीजन के आधार पर यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन के आधार पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप होता है वो चार प्रकार का होता है, उसे हम अभी देखेंगे। चार प्रकार का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है। तो ये जो एंटीजन ए और एंटीजन बी है वो करती है ब्लड ग्रुप को डिसाइड, और उसके आधार पर ब्लड ग्रुप पाया जाता है ए बी, ए बी और ओ। ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं ये किसने बताया था, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था जिसका नाम था लैंड स्टीनर। इसने कब बताया था, 1901 में। तो आरबीसी की झिल्ली पर एक संरचना पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी हुई है, इसे हमने कहा एंटीजन या एग्लूटिनोजन। और ये भी दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के, ए बी और ओ। और ये जो बताया था वो बताया था लैंड स्टीनर ने 1901 में। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं ये प्लाज्मा। ये जो ब्लड ग्रुप इन्होंने बताए थे इसका भी इन्होंने एक नाम दिया, इसका नाम इन्होंने दिया एबीओ समूहीकरण, एबीओ समूहीकरण। ये ब्लड ग्रुप जो इन्होंने बताए ए बी ओ लैंड स्टीनर ने, इनके नाम इन्होंने दिए एबीओ समूहीकरण। अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। हमने बनाया था ये प्लाज्मा, और इसके अंदर हमने बनाई थी आरबीसी। आरबीसी का हमने देख लिया, आरबीसी में क्या क्या पाया जाता है। अब प्लाज्मा का हम देख लेते हैं।
प्लाज्मा में भी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा के अंदर जो पाई जाती है, इनको ये भी बनी हुई होती है प्रोटीन की, और इन स्ट्रक्चर को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, इनको हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो प्लाज्मा के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो बनी हुई होती है प्रोटीन की, और इसको कहा जाता है एंटीबॉडी। और इसका एक और नाम क्या है? एग्लूटिनिन। एंटीजन का नाम था एग्लूटिनोजन, और जो ये एंटीबॉडी है इसका नाम है एग्लूटिनिन। ये जो प्रोटीन की बनी हुई संरचना पाई जाती है ये भी होती है दो प्रकार की। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक, हमने देखा एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीज। एंटीजन क्या होता था? जो ये आरबीसी है उसकी झिल्ली पर कुछ प्रोटीन की स्ट्रक्चर पाई जाती थी, उसको हमने बोला एंटीजन। और जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हमने कहा एंटीबॉडी। और एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं और एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों ही रक्त में उपस्थित है। तो हम आगे देखते हैं, जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी है, एंटीजन और एंटीबॉडी ये कभी भी सेम नहीं होते हैं। ब्लड में हमने देखा कि आरबीसी और प्लाज्मा दोनों साथ है। आरबीसी की झिल्ली पर भी कुछ संरचना है और प्लाज्मा में भी कुछ संरचना है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब एंटीजन का हमने क्या कहा था? ये होता है ए और बी। एंटीबॉडी का हमने कहा ए और बी। इनको हमने स्मॉल लेटर में डिनोट किया। लेकिन अगर किसी ब्लड ग्रुप में अगर ए है, अगर किसी ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन उसमें पाई जाती है, तो उसमें हमको समान प्रकार की एंटीबॉडी नहीं रखनी होती है। एंटीजन ए को आप देखिए, जो ये एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? हमको समान प्रकार की नहीं रखनी है, मतलब हमको ए उसमें नहीं रखनी है। तो वहां पर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? बी। और इसी प्रकार अगर हम बी का देखें, बी एंटीजन है, तो इसमें भी हमको एंटीबॉडी जो है वो समान प्रकार की नहीं लेनी है। समान प्रकार की नहीं लेनी है मतलब हमको बी इसमें नहीं लेना है। अगर बी हम नहीं लेंगे तो कौन सी होगी? एंटीबॉडी ए। कोई भी रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत होते हैं। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। ये आप हमेशा याद रखें। और अगर मान लीजिए कि जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए, एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए, मान लीजिए एंटीजन भी हो गया ए और एंटीबॉडी भी हो गया ए, इसी प्रकार एंटीजन हो गया बी और एंटीबॉडी भी हो गया बी। अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है कि ये दोनों साथ साथ हैं, मैंने आपको बोला कि एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत होती है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों ही समान है, दोनों ही ए है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? रक्त का समूहीकरण हो जाएगा। रक्त एक गोंद जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा, एक चिपचिपी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो रक्त है वो एक गोंद जैसी, ग्लू जैसी चिपचिपी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। और इस कंडीशन को कहा जाता है एग्लूटिनोजन।
इस कंडीशन को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है समूहीकरण। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी समान तरह की होती है तो उस स्थिति में जो रक्त होता है वो एक चिपचिपी गोंदनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो संरचना बनने की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को कहा जाता है एग्लूटिनेशन या समूहीकरण। और कुछ समय पश्चात जो ह्यूमन है जिसमें इस प्रकार का ब्लड होगा वो हो जाता है डेड, क्योंकि जो ब्लड है वो अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बदल चुका है एक चिपचिपी संरचना में। इसीलिए जब हम रक्त का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करते तो हम देखते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप वाला रक्त ट्रांसफर किया जाए। इसको जब हम देखते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रक्त संयोज्यता परीक्षण, ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट। ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट, रक्त संयोज्यता परीक्षण। इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है? ताकि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन ना हो और हमको जिस ब्लड ग्रुप वाले को जो ब्लड ग्रुप देना है हम वही दें, क्योंकि हम अलग अलग दे देंगे तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें समूहीकरण की क्रिया होने की संभावना होती है। तो हम क्या देखा हमने कि समान अगर एंटीजन और एंटीबॉडी होती है, अगर एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है, एंटीजन बी है एंटीबॉडी भी बी है, तो जो रक्त है वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा और कुछ समय पश्चात हो जाएगी ह्यूमन की मृत्यु। तो अब हम आगे देखते हैं, हम बनाते हैं आरबीसी। यहां पर हम लेते हैं आरबीसी, यहां पर हम देखते हैं उसमें एंटीजन कौन सी होगी, यहां पर हम देखेंगे उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, और यहां पर हम देखेंगे जो ब्लड ग्रुप का टाइप है वो कैसा होगा, ब्लड ग्रुप का टाइप कैसा होगा। एंटीजन को हमने क्या कहा था, दूसरा नाम एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन, ये नाम भी आप याद रखें। तो हम यहां पर बनाते हैं आरबीसी। ये आरबीसी मैंने बनाई फर्स्ट कंडीशन। अब ये मैंने आरबीसी बनाई, मैं यहां पर और बना देती हूं। एक आरबीसी मैंने ये बना दी, थर्ड आरबीसी मैंने ये बनाई, और फोर्थ कंडीशन में मैंने ये आरबीसी बनाई। अब हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि इसकी जो कोशिका झिल्ली है उस पर एक संरचना पाई जाती है जो कि बनी हुई होती है प्रोटीन की। ये मैंने बनाई यहाँ पर एंटीजन ए, जिसे कहा जाता था एंटीजन, और एंटीजन भी दो प्रकार की होती थी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो इसकी जो झिल्ली है उस पर है एंटीजन ए, इसकी झिल्ली पर मैंने दूसरी बना दी एंटीजन बी, इसकी झिल्ली पर मैंने दोनों ही बना दी। मतलब कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो आप सपोज कीजिए, या तो एंटीजन ए हो सकता है इसके ऊपर, या हो सकता है एंटीजन बी, या हो सकता है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही, और या एक कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ही उपस्थित नहीं हो, आरबीसी की झिल्ली पर कोई भी प्रोटीन उपस्थित नहीं हो, तो वो झिल्ली कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ठीक, ये हमने बनाया एंटीजन। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, एंटीजन। तो एंटीजन यहां पर कौन सी है, एंटीजन ए, यहां पर कौन सी है एंटीजन बी, यहां पर कौन सी है एंटीजन ए और एंटीजन बी, दोनों ही यहां पर है।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है। एंटीजन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सी होगी यहाँ पर, देखिए आप सपोज कीजिए मैंने आपको बताया था कि दोनों समान नहीं हो सकते। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए नहीं होगी, एंटीबॉडी होगी बी। अगर एंटीजन बी है तो जो एंटीबॉडी है वो बी नहीं होगी, वो होगी ए। हमेशा विपरीत होती है, ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी है उसको हम देखते हैं, एंटीबॉडी कौन सी होगी यहाँ पर बताइए। एंटीबॉडी होगी, क्योंकि एंटीजन यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर एंटीबॉडी होगी ए होगी क्या, नहीं, यहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगी, यहाँ पर होगी एंटीबॉडी बी। यहाँ पर एंटीजन बी है तो यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी होगी, यहाँ पर होगी एंटीबॉडी ए। यहाँ पर ए और बी दोनों हैं तो यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी होगी, सोचिए। एंटीजन ए, हम एंटीबॉडी ए लें या बी लें, देखिए आप, अगर हमने ए लिया तो ये इसके समान हो जाएगी, अगर हमने बी लिया तो ये एंटीजन बी के समान हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों ही नहीं लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती है, सॉरी यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी होती है एब्सेंट। अब फोर्थ कंडीशन में आप देखिए, इसमें एंटीजन है एब्सेंट, एंटीजन वहां पर है ही नहीं। तो हम देखते हैं एंटीबॉडी के ऑप्शन, एक एंटीबॉडी होती है ए और दूसरी है एंटीबॉडी बी। हमने क्या देखा था कि जो एंटीजन है और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर तो कोई एंटीजन है ही नहीं, यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसके समान होंगे, ये तो किसी के समान नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा अलग रहेंगे, किसी के समान नहीं होंगे। और वो एग्लूटिनेशन वाली, जो एग्लूटिनेशन समूहन वाली क्रिया है वो तो होगी ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है, ठीक। तो हमने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कौन कौन से हैं इस सारणी के द्वारा। अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप। जब भी हम ब्लड ग्रुप देखते हैं तो हमेशा हम ब्लड ग्रुप किसके बेसिस पर देखेंगे, एंटीजन के बेसिस पर। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, ये आप हमेशा याद रखें, जो भी एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर एंटीजन क्या है ए, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ए। यहाँ पर एंटीजन क्या है बी, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बी। यहाँ पर एंटीजन क्या है ए और बी, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा ए बी। यहाँ पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो यहाँ पर एंटीजन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है उसका टाइप डिनोट करने के लिए हम लिखते हैं ओ। तो ये हमने देखा कि आरबीसी की झिल्ली पर अगर कौन कौन सी एंटीजन है उसके आधार पर एंटीजन हमने इधर लिखी। फिर हमने देखा कि एंटीबॉडी यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है। फिर हमने देखा कि जो ये एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ, ठीक। ये जो ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण है वो किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का स्थानांतरण। रक्त स्थानांतरण हम क्यों करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के चोट लग जाए, किसी की सर्जरी हुई हो, किसी को हीमोफीलिया रोग हुआ हो, किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ हो,
तो इन परिस्थिति में उनके पास एक ही विकल्प होता है कि वो किसी और पर्सन का रक्त ले और उसको उसके जो रोगी व्यक्ति है उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, और इसीलिए हमें होती है रक्त के स्थानांतरण की आवश्यकता। अब ये जो रक्त के स्थानांतरण है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके पहले क्या प्रोसेस होती है, और कौन से ब्लड ग्रुप का कौन से ब्लड ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है। ए वाला अगर कोई व्यक्ति है, ए ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है, उसको कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाला रक्त हम दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाला रक्त दे सकते हैं, इन सब का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रक्त समूह। रक्त समूह में हमने देखा आरबीसी की झिल्ली पर एक संरचना पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी हुई होती है, उसे कहा जाता है एंटीजन या एग्लूटिनोजन, और इसी के आधार पर एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, और एंटीजन ए और बी के आधार पर ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के, ए बी, ए बी और ओ, और ये बताया था लैंडस्टीनर ने, और इसको कहा जाता है एबीओ समूहीकरण। इसके बाद हमने देखा जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी प्रोटीन की बनी हुई कुछ संरचना पाई जाती है और उसे कहा जाता है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी भी होती है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, और इसका एक और नाम क्या होता है, एग्लूटिनिन। इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम रक्त को ट्रांसफर करते हैं तो हमें एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं रखनी होती है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाती है तो रक्त जो है वो चिपचिपी गोंदनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, और इस क्रिया को कहा जाता है एग्लूटिनेशन या समूहीकरण, और ह्यूमन की हो जाती है डेथ। इसके बाद हमने देखा आरबीसी पर कौन कौन सी एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए और बी दोनों ही होती है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो जो ब्लड ग्रुप है वो होगा ओ। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, थैंक यू।